Hello friends, welcome to today's lecture which is on journal entries part 2. जर्नल एंट्रीज पार्ट 2 हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में विच वाज अबाउट दी जर्नल एंट्रीज हमने बात की थी व्हाट ए जर्नल एंट्री इज, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, सिंपल ट्रांजैक्शंस भी हमने देखे थे। तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपने डेबिट और क्रेडिट वाले रूल्स की वीडियो नहीं देखी है, यदि आपने जर्नल एंट्रीज के पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, तो ये वीडियो आपके लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं देगी। इनफैक्ट आपको इस वीडियो में कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसी एंट्रीज की बात करेंगे जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए रिलेटेड होती है। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन समझने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट के रूल समझने पड़ेंगे और आपको जर्नल एंट्रीज की बेसिक समझनी पड़ेगी। डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, या फिर ये मान लीजिए पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है, फॉर्मेट क्या है, इन सब की बातें जो हमने है यहाँ पे की थी। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे जो अपन करेंगे तो रूल्स आपके वही होंगे। रूल्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, रूल तो यही रहेगा साहब। रियल अकाउंट के अपन ने रूल्स कौन से बात किए थे? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हमने कौन से किए थे? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये बातें आपको ध्यान में रखेगी। तो रूल्स वही रहेंगे, लेकिन रूल्स की वीडियो एक बार अगर आप चेक कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं जर्नल एंट्रीज पार्ट 2 की, या इसके अंदर अपन बात करते हैं कुछ अलग तरह के एंट्रीज की। तो एग्जांपल से अपन इनको समझते चलते हैं। सबसे पहला है, आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है गुड्स वर्थ 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। अब सैंपल में आपने दिया है तो साहब इसमें क्या होगा ये ध्यान देना। जनरल रूल क्या होता है कि परचेज को आप हमेशा डेबिट करते हो, बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर अस। ये जनरल रूल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर परचेज अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ता है। तो परचेज को क्रेडिट कब करोगे? जब गुड्स तो कम हो जाते हैं लेकिन सेल के रूप में कम नहीं होते, रेवेन्यू आपको कुछ मिलता नहीं है। तो व्हाट कुड बी द वेरियस एग्जांपल्स? तो एग्जांपल कौन कौन से होंगे ऐसे जहां पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, या फिर ये समझ लें कि आपने परचेज को कम किया है बिकॉज द गुड्स हैव बीन रिड्यूस्ड, आपके पास सामान कम हो गया है लेकिन बदले में आपको कुछ मिला नहीं है। तो व्हाट कुड बी द वेरियस थिंग्स जहां पे आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि अदरवाइज परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो सबसे पहले होगा यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल्स। सैंपल के रूप में बेचा तो परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। उसी तरह गुड्स अगर लॉस्ट हो गए आपके, कैसे होते हैं लॉस्ट? या तो थेफ्ट से हो गए, चोरी हो गए साहब, या फायर से हो गए, आग लग गई, या अर्थक्वेक हो गया, या फिर फ्लड्स हो गया। इनकी वजह से आपके अगर गुड्स लॉस हो गए, गुड्स का लॉस हो गया आपको, तो तभी भी आप क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। उसी तरह मान लीजिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए ओनर ने गुड्स को यूज कर लिया है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर ओनर ने गुड्स को कंज्यूम कर लिया है तो भी आप क्या करोगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो यहां पे अगर अपन देखें तो अलग अलग सिनेरियोस कौन कौन से होंगे। या तो आपने सैंपल के रूप में दे दिए, या सामान आपके पास में चला गया, या तो चोरी के रूप में चला गया, या आग लग गई, या भूकंप आ गया, या बाढ़ आ गया, वॉट एवर बी द रीजन। उसके बाद में है आपका ओनर्स ने यूज कर लिया इसको, तो आप क्या करोगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। और एक चीज होती है चैरिटी के रूप में, अगर आपने दे दिया, चैरिटी दान में दे दिया अगर आपने, तो भी हम लोग क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो दीज आर दी 5 थिंग्स, 5 अलग अलग सिनेरियोज है जहां पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अदरवाइज परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज परचेज मींस एक्सपेंसेस। तो यहां पे अगर अपन देखें कौन कौन सी चीजें यहां पे इन्वॉल्व होगी। एक तो सैंपल में दिया है, इसे अपन एडवर्टीजमेंट बोल सकते हैं।
और दूसरा अकाउंट आपका होगा परचेज। अभी हमने डिस्कस किया कि परचेज को तो क्रेडिट करना है, तो एडवर्टीजमेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा क्या है, एडवर्टीजमेंट आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होगा तो आप उसे डेबिट करोगे। तो व्हाट वुड बी दी जर्नल एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो हम लोग लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कितना हो जाएगा ये, 20,000 रुपीज का। और नरेशन में हम क्या लिख देंगे, बीइंग द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। ये हो गया साहब नरेशन। ये एंट्री आपको समझ में आती है। अगर गुड सैंपल के रूप में देते हो तो सैंपल किस लिए देते हो आप, एडवर्टीजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा आपका, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो जाएगा। और क्रेडिट किसे करना है, परचेज को करना है, क्योंकि ये 5 एक्सेप्शनल केसेस हमने बात किए थे अभी, जहां पे कि परचेज को आप क्रेडिट करोगे। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होती है विच इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आती है बात समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। वन ऑफ द कस्टमर कुमार फ्रॉम whom 2000 was receivable was declared insolvent, दिवालिया हो गया, मतलब उससे पैसा नहीं मिलेगा। एंड ओनली 1500 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तो दिवालिया हो गया तो कौन सा अकाउंट आएगा आपका, बैड डेट्स अकाउंट आएगा। बैड डेट का मतलब हो गया है जो पैसा डूब गया। तो यहां पे 2000 लेना था, 1500 ही मिला है, इसका मतलब 500 आपका डूब गया। तो डूबने वाले अकाउंट का नाम क्या हो गया, बैड डेट्स अकाउंट। तो यहां पे आपके 3 अकाउंट्स हो गए, एक तो कुमार का अकाउंट, दूसरा कैश का अकाउंट, तीसरा बैड डेट्स का अकाउंट। अब इसमें हमें क्या करना है, कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव होता है तो हम हमेशा कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितना रिसीव हुआ है, 1500 हुआ है। बैड डेट्स नुकसान है आपके लिए, नुकसान को हम हमेशा डेबिट करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 500। टू कुमार्स अकाउंट, कुमार का अकाउंट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दिया गया है ही हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गया है। इसका मतलब उससे कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके अकाउंट में जितना भी पैसा लेना था जो कि 2000 है, वो सारा का सारा आपको खत्म करना पड़ेगा। तो ये एंट्री हो गई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कुमार्स अकाउंट। नरेशन में अपन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कुमार 1500 and 500 transferred to bad debts account since he has been declared as insolvent। उसके बाद में बात करते हैं साहब हम लोग थर्ड ट्रांजैक्शन की। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम मेसर्स बीकानेर ट्रेडर्स एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। टर्मिनोलॉजी वाली क्लास अगर आपको याद है, वहां पे हमने कहा था कि डिस्काउंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, द अदर वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट की हम जर्नल एंट्री करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, आपको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जो सामान आपने बेचने के लिए जो डिस्काउंट दिया है विच इज ट्रेड डिस्काउंट, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट अमाउंट में ही वैल्यू लिखेंगे। तो यहां पे क्या कहता है, 10,000 का सामान 10% डिस्काउंट में दिया है, इसका मतलब कितने में दिया है, 9,000 में। तो 9,000 का हमारे पास परचेज होगा, तो हम यहां पे डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट अगर होता तो हम एंट्री करेंगे। तो यहां पे देखना एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पे एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेज किया, 9,000 का। किससे परचेज किया, मेसर्स बीकानेर ट्रेडर्स, अकाउंट 9,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बीकानेर ट्रेडर्स
ये समझ में आती है बात। जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उसकी हम जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, उसका अकाउंट नहीं बनता है, कैश डिस्काउंट का बनता है। ये हमने टर्मिनोलॉजी वाली लेक्चर में बात किया था। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो वीडियो लेक्चर आप चेक करें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की, उसके अंदर ये बात हमने समझा रखी है। आगे बात करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में कहता है पेड टू मेसर्स राजस्थान एंटरप्राइजेस ₹9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर इनवॉइस नंबर, ये ₹10,000। इसका मतलब देना था हमें 10,000, हमने दिया 9,500 और क्या कहा फुल सेटलमेंट है साहब, अब नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी का पैसा आपके लिए डिस्काउंट हो गया है। तो यहां पे 3 अकाउंट्स होंगे। कौन कौन से अकाउंट होंगे? सबसे पहले जिसको आपने पेमेंट किया उसका अकाउंट, राजस्थान एंटरप्राइजेस का अकाउंट। नंबर 2 डिस्काउंट का अकाउंट। नंबर 3 कैश का अकाउंट, क्योंकि आपने कैश पेमेंट किया है। डिस्काउंट का अकाउंट इसलिए क्योंकि देना था 10,000 और दिया आपने 9,500 है इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब आपको डिस्काउंट मिला है। जब आपने पैसा दिया है तो डिस्काउंट आपको मिला है। डिस्काउंट मिला तो आपका फायदा हुआ, फायदे को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री देखो क्या होगी। सबसे पहले कहेंगे अपन मेसर्स राजस्थान एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट। याद करना, डेबिट द रिसीवर, पैसा हम दे रहे हैं तो रिसीव कौन कर रहा है? राजस्थान एंटरप्राइजेस। कितना? पूरा 10,000। क्यों? क्योंकि इनवॉइस 10,000 का दिया है तो इसका हिसाब किताब खत्म करना है, फुल सेटलमेंट करना है। तो 10,000 से राजस्थान एंटरप्राइजेस को हम एंट्री करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? टू कैश। कैश कितना? जितना हमने पे किया है 9,500। फिर क्या करेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट रिसीव्ड जो है आपका 500 रुपीज से। नरेशन में अपन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश पेड 9,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ इनवॉइस नंबर 4567। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि नरेशन लिखना जरूरी है, लैंग्वेज उसकी कोई स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ आपको यह बतानी है कि जर्नल एंट्री आपने किसके लिए कर रखी है। आगे देखते हैं अपन ट्रांजैक्शन नंबर 5। सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000 एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू श्री टेक लिमिटेड। 15,000 का सामान ट्रेड डिस्काउंट पे दिया है तो वापस वही बात है, 15,000 का सामान था, 1,500 रुपीज का डिस्काउंट किया, मतलब 13,500 में आपने दिया। और अभी हमने बात किया था कि अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो इसकी एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। तो हम क्या एंट्री करेंगे? सिर्फ सेल की एंट्री करेंगे 13,500 की। तो कैश नहीं है, क्रेडिट है, तो हम क्या करेंगे? श्रीटेक लिमिटेड अकाउंट डेबिट 13,500 टू सेल्स अकाउंट 13,500। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। नरेशन में लिख देंगे कि 15,000 का सामान था जिसे हमने डिस्काउंट पे दिया 10%, इसलिए हम 13,500 की एंट्री कर रहे हैं। आधी बात समझ में। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। 20,000 का सामान आपने कैश डिस्काउंट पे 5% पे दिया है, इसका मतलब 20,000 का 5% आप निकालेंगे। 20,000 इंटू 5% मतलब 5/100 कितना होता है? ये 1,000 होता है। मतलब 20,000 का सामान आपने 1,000 में दिया है। कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट आपने दिया है मतलब नुकसान हुआ है। अब कैश डिस्काउंट है तो इसकी एंट्री होती है डिस्काउंट की। तो ये क्या करेंगे अपन? लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो क्या करना है? ध्यान देना, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आपको मिला है। डेबिट व्हाट कम्स इन? 19,000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना होगा? ये 1,000 टू सेल्स 20,000। कैश डिस्काउंट दिया है मतलब कैश ही मिला है अपने को, तो हम क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट लिख देंगे 20,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड फॉर कैश
एट 5% डिस्काउंट। कैश में डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ये ध्यान रखना। अगली एंट्री चेक करें अपन। Received 8,000 in full settlement from Ravi against his outstanding of 8,200। रवि से लेना था 8,200, हमने कहा 8,000 रुपए दे दा, पूरा सेटलमेंट हो गया। कम हमने पैसा लिया फुल सेटलमेंट के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, हमने 200 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो जब डिस्काउंट दोगे आप तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करोगे। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश हमें मिला है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिला है, 8,000 मिला है। डिस्काउंट आपने दे दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट दे दिया, 200 रुपए। 8,200 की जगह आपने सिर्फ 8,000 लिए और कहा फुल सेटलमेंट, इसका मतलब अब नहीं लेंगे, हमने छोड़ दिया 200 रुपए। वो क्या हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया। यहां पे क्या करेंगे, टू रवीज अकाउंट। रवि से लेना था तो रवि के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 8,200 से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है, रवि है, तो हमने क्या किया, रवि के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कितना मिला, 8,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम रवि इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। उसका पूरा अकाउंट सेटल कर दिया और 8,200 के बदले 8,000 लिया, इसका मतलब 200 रुपए हमने छोड़ दिए। जो पैसा हम छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। हमने छोड़ा मतलब नुकसान हुआ हमारा, तो वो उसे अपन क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया तो या तो आपके डेबिट क्रेडिट वाले कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट वाली वीडियो देखना, चाहे ट्रेडिशनल मेथड वाली देखना, चाहे मॉडर्न मेथड वाली देखना, दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद में आपको जर्नल एंट्रीज की बेसिक्स वाली जो है, क्योंकि यहां पे मैंने फॉर्मेट बनाया नहीं है जानबूझ के, ताकि समय अपना कम लगे। अभी लॉजिक समझाने में लगे थे, क्योंकि फॉर्मेट वगैरह किस तरीके से बनाते हैं, पहले किसे लिखना, बाद में किसे लिखना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, टोटलिंग कैसे लिखते हैं, ये सारा हमने पिछला वीडियो लेक्चर जो कि जर्नल एंट्रीज पार्ट 1 के नाम से है, उसमें हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।